शहीद चंद्रशेखर हरभोला का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। चित्रशाला घाट में शहीद का हुआ अंतिम संस्कार। सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी के मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हुई अहम बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय में ली निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट। निर्माण कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। लक्सर के निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत, परिजनों ने काटा जमकर हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी। 3 दिन के लिए भारी बारिश की जताई आशंका। अलर्ट हुआ आपदा प्रबंधन विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। शनिवार को होगी नगर निगम की बोर्ड बैठक। म्यूटेशन शुल्क और कूड़ा उठान के मासिक शुल्क में वृद्धि समेत कई फैसले लिए जा सकते हैं। लंबे समय बाद ये बोर्ड की बैठक हो रही है और इस बैठक में हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। लगभग 4 महीने बाद होने जा रही है नगर निगम की बोर्ड बैठक। इस बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव आने जा रहे हैं जिस पर भाजपा पार्षद भी विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो शनिवार को होगी ये महत्वपूर्ण बैठक। म्यूटेशन शुल्क और कूड़ा उठान के मासिक शुल्क में वृद्धि समेत कई फैसले लिए जा सकते हैं। लंबे समय बाद हो रही बोर्ड बैठक में हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। लगभग 4 महीने बाद नगर निगम की बोर्ड बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव आने जा रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी विरोध दर्ज करा सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधा लाइव जोड़ रहे हैं। कैलाश, ये बताइए, पहले तो इतने महीने बाद ये बैठक होने जा रही है, कुछ बड़े प्रस्ताव जैसा कि हमने जानकारी में बताया भी है, लेकिन और क्या क्या प्रमुख बिंदु होंगे इस बैठक के? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बन रही है देहरादून, तो जाहिर तौर पर यह बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देहरादून में कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें सीवरेज की बात हो, सड़कों की बात हो, लाइटिंग की बात हो या फिर अन्य जो निर्माण कार्य हैं, तो ये बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत दिनों बाद ये बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक में जो पक्ष के जो पार्षद होंगे, जाहिर तौर पर वो भी यहाँ पर विमुख हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा उठान को लेकर जो पैसा बढ़ोतरी की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके अलावा जो हाउस टैक्स में यहाँ पर बढ़ोतरी की बात की जा रही है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पार्षद होता है बहुत छोटी इकाई होता है राजनीति की, और यहाँ पर गली मोहल्लों से पार्षदों का डायरेक्ट यहाँ पर ताल्लुक होता है। तो जाहिर तौर पर जो लोगों की जो समस्याएं होती है उनको पार्षद का काम होता है नगर पालिका और नगर निगम में उठाना। लेकिन इस तरह की अगर यहाँ पर अगर बढ़ोतरी की जाती है तो लोगों को दिक्कत होगी, और लोगों को अगर दिक्कत होगी तो इसका सीधा सीधा जो असर पड़ता है वो राजनीति पर पड़ता है किसी भी पार्षद की। तो सबसे पहले तो पक्ष के लोग इसका पहले भी विरोध कर चुके हैं और आज भी इसका विरोध देखने को मिल सकता है। और हाँ, और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं शहरी विकास के अंतर्गत जो स्मार्ट सिटी को लेकर, उसमें भी कई जगह हमने देखा है कि कई जगह सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। कई जगह जहां पर पुश्ते बन रहे थे, जहां पर नालियां बन रही थी, लेकिन बेतरतीब तरीके से वो नालियां बन रही हैं, वो पुश्ते लग रहे हैं। तो शहर में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, जो नाराजगी आज इस बोर्ड बैठक में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और एक जो महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे प्रस्ताव भी आने जा रहे हैं, हालांकि ये केवल कयास है, जिस पर भाजपा पार्षद भी विरोध दर्ज करा सकते हैं। इसकी क्या जानकारी है?
हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाउस टैक्स के यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है और साथ ही जो कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ियाँ जी हर घरों में आती हैं, जी वो गाड़ियों का कूड़ा उठाने को लेकर अगर यहाँ पर पैसा बढ़ाया जाता है, तो ज़ाहिर तौर पर जो पार्षद होंगे, पार्षद इसका विरोध जताएँगे और जता भी रहे हैं। मतलब यही पहले माना भी जाए पार्षद कि कमोबेश सभी पार्षद एक सुर में ये जो टैक्स में वृद्धि है इसका विरोध करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही और जाहिर सी बात है जनता के बीच में उन्हें भी जाना पड़ता है। बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर पे आपका रुख करेंगे। ये बड़ी खबर भी राजधानी देहरादून से ही है। केदारनाथ में 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल उड़ानों का ब्यौरा नहीं रखने पर 55 लाख रुपए का ये जुर्माना लगाया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ये जुर्माना लगाया है। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर 2 अन्य संचालकों की उड़ानों पर भी 3 महीने की रोक लगा दी गई है। जून में ऑडिट कराने के बाद ये अनियमितताएं सामने आई थी। तो देहरादून यहां पर हेलीकॉप्टर सेवा से भी भक्तगण आते हैं और अब जानकारी ये मिल रही है कि 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट का। कैलाश, 5 सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना लगाया गया है। ये बताया जा रहा है कि उड़ानों का ब्यौरा नहीं रखा था इन्होंने। बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर तौर पर जो एयरपोर्ट जो माफ कीजिएगा जो उड्डयन जो विभाग है, उड्डयन विभाग द्वारा यहाँ पर बड़ी ही गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कई हेली सर्विसेज जो कंपनीज हैं अपनी सेवाएं दे रही हैं। राजधानी देहरादून समेत जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ये सेवाएं दी जाती है, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भी उड़ानें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो छूट यहाँ पर दी गई थी, उस छूट का गलत फायदा यहाँ पर उठाने की पुरजोर यहाँ पर कोशिश की जा रही है और पहले भी सख्त हिदायत दी। बिल्कुल, पहले भी सख्त हिदायत दी गई है और इसके बाद ही कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है 55 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है, यानी कि ये बड़ी चूक थी जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। और एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। जी कैलाश, कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर पहले की मैं बात करूं विवेक, तो पहले भी यहाँ पर आर्थिक दंड लगाया गया था इन तमाम हेली कंपनीज पर, क्योंकि जो उड़ानें ये भरते हैं बेतरतीब तरीके से उड़ानें भरी जाती हैं और जाहिर तौर पर जो उड़ान आप भर रहे हैं उसके लिए आप लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन आप राजस्व के रूप में सरकार को आप कुछ नहीं दे रहे। और जाहिर तौर पर जब टैक्स यहाँ पर चोरी होती है तो कहीं ना कहीं विभाग को इससे नुकसान होता है, सरकार को नुकसान होता है। और यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही थी कि यहाँ पर जब यात्रियों को ढोया जा रहा था तो उसके दौरान क्या जो अगर एक दिन में कोई हेलीकॉप्टर 5 अगर यहाँ पर 5 बार उड़ान भरता है तो महज 3 बार ही उसको दिखाया जा रहा था, यानी 2 बार की जो उड़ानें थी वो सीधा पैसा डकारने। जी, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि जुर्माना लगा दिया गया है और जाहिर सी बात है इससे जो अन्य संचालक हैं वो सीख लेंगे और न केवल सीख लेंगे बल्कि आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति भी ना हो, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। सितारगंज के मोहल्ला इस्लाम नगर में वार्डवासी सड़क टूटने और जगह जगह गहरे गड्ढों से काफी परेशान है। आए दिन कोई ना कोई गड्ढों में गिरने से चोटिल हो रहा है। सड़क के बीचों बीच पानी की पाइपलाइन भी फूट चुकी है, जिससे रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका वाले आते हैं, निकले चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं है और कई जगह रोड टूटी हुई है और कई बार यहाँ पर लोगों के चोट भी लग चुकी है और पानी भी बराबर जारी है इसका। और एक आध जगह नहीं, कई जगह ऐसा है, कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर, का भी ध्यान नहीं है। लोग निकले और चले जाते हैं और चोट भी लगती है। कई बार कई लोग गिर चुके हैं यहाँ, इनके पास भी शिकायत पहुंची है इसकी। नगर पालिका को मैंने दे दिया है और ये नब्बा भी दी है। ये जो टूटी हुई रोड ये आगे जो कब्रिस्तानों के आगे मोड़ पे है इसका भी दे दिया है और इसके लमसम एस्टीमेट बन गए हैं। और मैं
मानता हूँ कि ये बरसात के बाद सारे काम जल्द ही हो जाए। हरिद्वार के बरहेड़ी राजपुताना की रतमऊ नदी में दर्जनों ट्रैक्टरों से रात के अंधेरे में रोज अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर कार्यवाहक तंत्र बेखबर बना हुआ है। बता दें कि एसडीएम विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के क्षेत्र में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एसडीएम का कहना है कि उनके भी संज्ञान में अभी तक ये मामला आया है। अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड सरकार और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की तैयारी कर रही है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जल्द ही कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रस्ताव एक निजी एजेंसी के माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। तो सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की तैयारी कर रही है। सोलर की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी इंटरनली उरेडा के द्वारा प्रिपेयर की गई है और उरेडा के द्वारा ही समय समय पर संशोधन भी प्रस्तावित किए गए हैं। इस बार पॉलिसी में थोड़ा फ्रेश थिंकिंग लाने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEEW, इनको एंगेज किया हुआ है। ये सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और इन्होंने 3-4 स्टेट की पॉलिसी बनाया है, हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी जैसे हमारे पास आ जाएंगे तो ड्राफ्ट पॉलिसी को हम लोग पब्लिश करेंगे, उसमें स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन भी इन्वाइट करेंगे, एक फॉर्मल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप भी होगा। उसके बाद हम इसको विधिवत माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखेंगे। तो इस पॉलिसी में जो आप कह रहे हैं कि कई सारे लोगों को सोलर के फील्ड में नहीं आने के पीछे ये भी कारण होगा कि चूँकि UPCL एक सोल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी है और वो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को देखते हुए प्रोक्यूरमेंट डिसीजन लेते हैं। अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है और जिसमें कम उत्पादन हो रहा है तो उसके साथ नॉर्मली PPA नहीं होता है। तो ये सब जो परेशानियां हो रही है, इन सबको एड्रेस करने के लिए हम लोग इसको बनाएंगे। उत्तराखंड में सरकारी निर्माण कार्यों में रॉयल्टी और GST की बढ़ाई गई दरों का ठेकेदार लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में थराली की पिंडर घाटी के ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग में ताला लगा दिया। इस दौरान ठेकेदारों ने टेंडरों का विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, ठेकेदारों ने विभागों में कार्यरत अपनी JCB मशीनें भी वापस लेने की बात कही। साथ ही मांग नहीं माने की स्थिति में ठेकेदारों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो पिछले 28 जून को एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी ठेकेदारों का निर्माण कार्य है उसमें जो है जो रॉयल्टी है, जबकि पूर्व में जो है ठेकेदारों के बिलों से कटौती होती है। वर्तमान में ये नए नियम निकाले गए हैं कि जो भी बिल से कोई कटौती नहीं होगी, ठेकेदार को स्वयं जो है उसके अभिवन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, अन्यथा 5 गुना रॉयल्टी और 2 लाख जुर्माना की प्रावधान किया गया। हम इसके विरोध में हैं, जिससे छोटे मझोले ठेकेदारों के जो है रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। इसके साथ संपूर्ण प्रदेश में ठेकेदार लामबंद हैं। पूर्व में भी हमने सांकेतिक तालाबंदी की थी। विगत दिनों से भी इस पे कार्रवाइयाँ चल रही, ज्ञापन दिए हुए हैं और आज फिर पुनः सरकार ने इस पे कोई सुनवाई न करने के कारण हमने इसमें आज जो निविदाएं थी उनका विरोध किया। निविदाओं का विरोध करने का एक वो था कि हमारे जो बढ़ी हुई रॉयल्टी के दर हैं उसको वापस दिए। तक तो इससे पहले पूर्व में भी हमने सरकार को चेताया था इसके बारे में और SDM साहब के माध्यम से भी हमने उनको पत्र द्वारा अवगत करवाया था, एक ज्ञापन के द्वारा। तो काफ़ी टाइम से इसमें सारे ठेकेदार लोग आंदोलित हैं, सभी क्षेत्रों से आंदोलित हैं। पूरे मैं तो कहूँ तो पूरे प्रदेश में ही इस समय ठेकेदार लोग आंदोलन में जुटे हुए हैं। सिर्फ कारण एक यही है कि शासन द्वारा उनकी जो एक आध मांगे हैं उन पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है और रॉयल्टी का जो मेन मुद्दा है, तो रॉयल्टी को लेकर के
सभी लोग बड़े चिंतित भी हैं कि 5 गुने से रॉयल्टी किस तरीके से ठेकेदार पूरी कर पाएगा। सारे ठेकेदार संगठन इसमें आंदोलित रहेंगे। 5 टेंडर थे, जिसमें जो छत्तीसगढ़ तिवारी थे उनके टेंडर थे 5, लगभग 27 लाख के टेंडर थे। ठेकेदारों कल तक टेंडर बिकने थे, आज पढ़ने थे, पर ठेकेदारों द्वारा जो है इसका बहिष्कार किया गया। काम ठेकेदार जैसे उनका ठेकेदार कहना है कि हम मशीन हटा देंगे, अगर सड़क से मशीन या आपदा बरसात का टाइम में अगर मशीन हटाएंगे तो सड़क को मार्ग को खोलने में हमें समस्या होगी। हमारे पास विभाग में 2 JCB हैं, 2 हमने प्राइवेट। देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे लेकर देहरादून में स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के जरिए गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और उनकी वीर गाथा बताई जा रही है। इसी कड़ी में ONGC और केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्रों की कबड्डी और छात्राओं की खो खो प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बारे में बताना था। पूरे देश के लिए ऐसी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, और ये बहुत ही अहम है क्योंकि हम अपने संस्कृति, अपने लोग, अपने बलिदान, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम को जान पाएंगे। और इसका वजह ये है कि जब तक हम लोग अपने लोगों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने बलिदान को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को हम अगर नहीं जान पाए तो हमारा जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का और एक अमृत काल का, वो अमृत काल हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो अपने ऊपर स्वाभिमान, अपनी क्षमता पर गौरव, अपनी क्षमता पर विश्वास, इसी सबको इनकलकेट करने के लिए आज हम यह प्रदर्शनी लगा रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी 3 दिनों तक एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है, जिसमें कुछ जनपदों के लिए भारी बारिश की भी संभावनाएं बनती दिख रही है। देहरादून मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश हो सकती है, लेकिन 19 और 20 को नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पौड़ी जनपदों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम निदेशक ने कहा कि प्रदेश में 21 अगस्त के बाद मौसम सामान्य शुरू हो जाएगा। 18 से लेके करीब 21 तारीख तक तो जो रेनफॉल एक्टिविटी वो थोड़ा बढ़ेगी। तो आप हल्की से मध्यम बारिश जो है अनेक जगहों तक में, या 19 और 20 को देखेंगे तो ज़्यादातर जगहों में ऐसी संभावना है कि हल्की से मध्यम बारिश ये जो 4 से 5 दिन है उसमें अच्छी रहेगी 18 से लेके 21 तारीख तक जो है। जहाँ तक भारी वर्षा का सवाल है तो उसमें जो है 18 को और इसी तरह आप 20 को देखेंगे तो जो हमारा नैनीताल या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एका दुक्का जगहों में संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये कि जो हैवी रेन है वो जो उसका जो वैल्यू रहता है तो वो क्रॉस करेंगे, ऐसा संभावना है। इसके अलावा 19 को देखेंगे तो 19 को भी जो है नैनीताल है, चंपावत है और पौड़ी है, इनमें संभावना है कि 19 तारीख में हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में इनमें मिलेगी। तो मैं ये कहूँगा कि नॉर्मल एक्टिविटी जो मानसून की होनी चाहिए करीब वो मिलनी चाहिए जो आगे जो कल से 3-4 दिन है 18 से लेके 21 तक। लेकिन जब 22 में जाएंगे तो एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी, 21 से ही कम होनी शुरू हो जाएगी थोड़ी जो है, लेकिन 22 से फिर जो आप ये कह सकते हैं कि हल्की मध्यम कुछ जगहों तक में रहेगी। लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क बरसों से बदहाल है। किमतौली से खलगड़ के बीच की सड़क में हजारों गड्ढे हैं। ग्रामीण कई बार लोक निर्माण विभाग से सड़क डामरीकरण की मांग कर चुके हैं। ग्राम प्रधान सरिता अधिकारी और नकुल पंत ने बताया कि बदहाल सड़क में कई बार 2 पहिया वाहन चालक घायल हो चुके हैं और 4 पहिया वाहनों को भी गड्ढों की वजह से काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं डीएम नरेंद्र भंडारी का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के ईई को डामरीकरण का एस्टीमेट बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है। धन अवमुक्त होते ही सड़क में डामरीकरण करवाया जाएगा। रोड की समस्याएं होती हैं तो रोड में एक शासन का जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है। हर गवर्नमेंट का बजट होता है तो उसके सापेक्ष पीडब्ल्यूडी प्रस्ताव भेजता है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको फंडिंग की जाती है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी को हमने कहा है कि जो भी ऐसे आपके रोड्स हैं
उसमें औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आप प्रस्तुत करें, क्योंकि यहाँ पे 7-8 रोड के प्रस्ताव आए हैं जिनको डामर होना है, जिनका स्टेज 2 भी होना है। तो एक फॉर्मेट बना के वो हमको रिपोर्ट, कितने गाँव से जुड़े हुए हैं, कितने लोग यूज़ करते हैं, कितना ट्रैफिक मूवमेंट उस रोड से रहता है, और उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज हम उसको शासन में भेजेंगे। रुड़की के मोहम्मदपुर गांव के पास बनी कॉलोनी में रहवासी गंदे पानी से परेशान हैं। ग्रामीणों पर नाली का गंदा पानी कॉलोनी में छोड़ने के आरोप लगाए गए हैं और इसे लेकर बाकायदा प्रदर्शन भी किया गया। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनने से कॉलोनी वासियों के घरों में पानी भर गया है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर कॉलोनी वासी कई बार स्थानीय पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समाधान न होने के चलते अब रहवासियों को प्रदर्शन करना पड़ा। गांव वाले हैं मेहमदपुर के और हम सकूमी इंक्लेव फेज 2 से। इनका पानी पहले से ही शुरू से उसी लाइन में जा रहा था और पानी जा रहा था। इन्होंने रात को वहां आके बदतमीजी करी, हमारे कुछ कॉलोनी वासी भी पहुंचे, उसे गाली गलौज भी दिया, जिसमें कि हमने कोतवाली सिविल लाइन थाने में उसकी FRI भी दर्ज करवाई थी। और ज़बरदस्ती उन्होंने बंद करी हुई। नाली का पानी शुरू से वहाँ को जा रहा था, हमारी कॉलोनी में नहीं आ रहा था, जिसमें कि डेंगू मच्छर सब है। और मेरे पर उसका वो भी है, हर चीज़ है। SDM साहब को भी दी थी, SDM साहब ने 133 का इनका पर वो करवाया था कि ये कोतवाली में देखो। उसके बाद मैंने फिर जिला मजिस्ट्रेट माने सारे ही अधिकारियों को दी भी, कोतवाली तक भी एप्लीकेशन दी भी, मैंने सारी एप्लीकेशन दी भी। अभी तक तो बस यही है कि करेंगे करेंगे करेंगे, जिसमें कि हमने अपने पार्षद सचिन चौधरी को भी कहा, वो भी यही कह रहे हैं करवा देंगे करवा देंगे। परेशानी तो यही हो रही है कि उनका पानी हमारी तरफ आ रहा है और उन्हीं का पानी है, हमारा पानी भी नहीं है। हमारी कॉलोनी का कोई पानी उधर को कोई जा रहा है, उनका कॉलोनी का पानी हमारी कॉलोनी में आ रहा है। और शुरू से ही उनका पानी तालाब की तरफ जा रहा था और मैं चाहता हूँ वही पानी चूका तो उनकी तालाब की तरफ ही जाए। यह है मोहम्मदपुर गांव, उसका पानी उसी में रहना चाहिए, जैसे कि हमारे कॉलोनी वालों की डिमांड है। और इधर का जो पानी है वो इधर ही रहना चाहिए, और शुरू से ऐसे ही हो रहा था। लेकिन क्या है कि गांव का पानी इधर से चलते हुए वो सीधे बहुत नज़दीक में तालाब है, सिर्फ 50 या 60 मीटर की दूरी पे पानी वहाँ पे डल रहा था पहले से। लेकिन उन्होंने रात के टाइम वो अचानक वो फोड़ फाड़ के वहाँ सब सेटिंग ऐसी कर दी है कि सारा का सारा पानी अब कॉलोनी में आ रहा है। और जिसमें कि इस लाइन के जितने भी मकान बने हुए हैं सब ने बहुत पैसा लगाया हुआ है इनमें, इनकी नींव सारी खराब हो चुकी है। अंदर से जो इनका फर्श है वो सब बैठना शुरू हो गया है। प्लस यहाँ इतनी बीमारियाँ हो चुकी है, पानी आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़्यादा भरा हुआ है, उसमें किसी को मलेरिया हो रहा है, डेंगू वगैरह इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मच्छर इतना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अगर उनसे बात करें तो आपको पता ही है कैसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। SDM के यहाँ भी अपना ज्ञापन वगैरह सब कुछ दे चुके हैं, एप्लीकेशन हमने कई दे दी हैं और लगभग हम 4-5 बार जा भी चुके हैं उनके पास। अभी तक कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका निवारण बहुत जल्दी से जल्दी हो। परेशानी यही है कि पहले पानी गांव का पानी उधर जा रहा था नाले में, अभी लोगों ने रातों रात कॉलोनी में छोड़ दिया, रात को तोड़ा, वीडियो भी बनी है पूरी, और रात को ही बंद किया उसको। और हम यही चाहते हैं, सबसे निवेदन है कि पानी का समाधान जल्द से जल्द हो। बहुत बीमारियां फैल गई हैं, डेंगू भी है और मलेरिया भी हो रही है, बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। इतने इतने मकान में पैसे लगाए और फर्श भी हमारे बैठ गए हैं। तो सबसे यही निवेदन है पार्षद जी से और SDM जी से कि इसका समाधान जल्द से और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।